नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। इस लेसन में हम बॉन्ड स्ट्रेस और डेवलपमेंट लेंथ के कोड के प्रोविज़न, थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विक रिवीजन करेंगे। पहले ले लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस की ज़रूरत क्या पड़ती है। जब कंक्रीट आप लेते हैं तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसके अंदर बीम के अंदर टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतना ही आपका स्टील जो हमने प्रोवाइड की है उसका यूज बढ़ेगा। यदि ये बॉन्ड क्या है कमज़ोर रहेंगे तो जो स्टील प्रोवाइड की है वो कंक्रीट से स्लिप हो जाएगी। तो आपका जो स्टील, इनको बोलते हैं, तो कंक्रीट और स्टील के बीच में जो एडिशन पावर होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद आपका आ जाता है बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस क्या रहेगा कि जो जब स्लिप होगा टेंशन रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में, तो दोनों के बीच में शियर फोर्स डेवलप होगा। तो यदि हम शियर फोर्स को उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें, बार के सरफेस, जो बार के चारों तरफ कंक्रीट है उस सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें, तो ये आपका कहलाता है बॉन्ड स्ट्रेस। अब जहाँ पर अपना बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर आपका बॉन्ड स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर आपका बॉन्ड स्ट्रेस कम होगा वहाँ पर जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट कम होगा वहाँ पर भी आपका शियर स्ट्रेस, वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस कम होगा। तो ऐसे बॉन्ड स्ट्रेस को जो सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं अपना लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। अब चूँकि पूरी लंबाई में आपका बॉन्ड स्ट्रेस अलग अलग हुआ रिइंफोर्समेंट के, तो इसकी एवरेज वैल्यू को बोलते हैं एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस। तो एक टर्म होता है अपना लोकल बॉन्ड स्ट्रेस जो कि वेरी करता है, और दूसरा बेंडिंग मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा कहलाता है एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस। एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस अपना क्या रहता है कि अपन एवरेज वैल्यू लेते हैं उसको बोलते हैं एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस। अब इस स्लिप को बचाने के लिए, टेंशन रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट में स्लिप को बचाने के लिए कि रिइंफोर्समेंट स्लिप ना हो जाए, इसके लिए हम उसके आगे भी, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है उसके आगे भी दोनों तरफ डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड टू डेवलप द फुल बॉन्ड। फुल बॉन्ड डेवलप करने के लिए जितनी हम टेंशन रिइंफोर्समेंट की लंबाई एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एंकरेज लेंथ। और आपको कोई भी टेंसाइल मेंबर है उसको प्रॉपरली एंकोर करना जरूरी है जहाँ पर मैक्सिमम टेंशन हो रहा है, और इसी लेंथ को बोलते हैं, यदि टेंसाइल जोन है तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, और यदि कंप्रेशन जोन है तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन। अब एग्जाम में इस टॉपिक पर जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो मैक्सिमम इसी फॉर्मूले पे आते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 5 सिग्मा s डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ टाउ BD। ये इससे हम डेवलपमेंट लेंथ कितनी, हमको डेवलपमेंट मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस से कितनी डेवलपमेंट लेंथ की ज़रूरत रहेगी उसको निकाल सकते हैं। 5 कभी कभी D भी लिखते हैं, तो 5 क्या है आपका डायमीटर ऑफ बार। सिग्मा एस क्या है, स्ट्रेस इन बार एट सेक्शन कंसीडर्ड एट द डिजाइन लोड। डिजाइन लोड पर जहाँ पर जैसे ये UDL है तो UDL में
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होता है? सेंटर में। तो यहाँ पे यदि अपने को निकालना है तो यहाँ पर जितना बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा, बेंडिंग स्ट्रेस, उसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। अदरवाइज हमको क्या करना है कि आपको डिजाइन लोड में हम कितना, तो ये अभी लिमिट स्टेट का से पूछा गया है तो इसकी जगह अपन रख देते हैं 0.87 FY। सिग्मा एस इज इक्वल टू हो जाता है अपना 0.87 FY। प्रैक्टिकली यूज करते हैं तब हमारी इस सिग्मा एस की वैल्यू बदलती रहती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिग्मा एस अपना परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस इन बार, और यदि लिमिट स्टेट मेथड है तो इसमें हम अपना 0.87 FY पुटअप करेंगे। टाउ वीडी क्या है? डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की तो वैसे वैल्यू हमको याद हो जाती है, अदरवाइज जो कोड में टेबल दी गई है, कोड में इनकी वैल्यू दी गई है, उसको हम टाउ वीडी इज इक्वल टू 0.16 FC के पावर 0.67 से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा M20 ग्रेड कंक्रीट है तो 0.16 20 का पावर 0.67 रखेंगे तो ये वैल्यू करीब 19.70 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जा सकती है। अदरवाइज एक छोटी सी टेबल रहती है तो उसको हम याद कर सकते हैं। कोड में क्लॉज दिया है 26.11 में। आपको अलग अलग ग्रेड कंक्रीट के लिए ये वैल्यू दी है। M20 ग्रेड के लिए ये वैल्यू है आपकी 1.2 MPa। इसके बाद आपका 1 यहाँ पर 1.2 इसको रखेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका टाउ वी डी इज इक्वल टू होता है आपका 0.16 FC के 20 पावर आपका 2/3 या 0.67। तो ये आपकी 1.19 कुछ आ जाती है, 197। तो इसको कोड में लिया है 1.2। इस तरह से हम किसी अदर ग्रेड की कंक्रीट का भी हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज याद कर लेते हैं कि M20 के लिए 1.2 होती है, M25 के लिए अपनी 1.4 होती है, और आपकी M30 के लिए 1.5 होती है, M35 के लिए 1.2, M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M30 के लिए 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M35 के लिए 1.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और M40 के लिए या इससे ज़्यादा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसलिए हुई है आपकी 1.9 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये जो वैल्यू हैं कोड में दी हुई हैं, ये प्लेन बार के लिए, जो माइल्ड स्टील में प्लेन बार होता है उसके लिए ये वैल्यू हैं। और कब है? जबकि बार हमारा टेंशन में हो, तो टेंशन के लिए और प्लेन बार के लिए ये वैल्यू है। अब इस पर और क्वेश्चन आते हैं। यदि हमारे बार क्या है? HYSD है, HYSD बार है, तो हमें यही वैल्यू 60% बढ़ा लेनी है। M20 के लिए कितनी है? 1.2, तो इसका 60% बढ़ाएंगे तो 1.6 से मल्टीप्लाइड किया तो ये आ जाता है 1.92 आपका 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अपने को याद रखना है कि HYSD वैल्यू में ये 60% बढ़ जाती है। इसी तरह टेंशन में ये वैल्यू दी हुई है, लेकिन टेंशन में क्या होता है? चारों तरफ कंक्रीट रहती है, बार क्या होता है? पुल होता है, तो इसका डायमीटर कम हो जाता है। डायमीटर कम होने से इसका बॉन्ड कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये वैल्यू ज़्यादा रहती है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हम ये टाउ वीडी की वैल्यू कंप्रेशन के लिए 25% बढ़ा देते हैं। तो टाउ वीडी HYSD के लिए 60% बढ़ाते हैं, फिर टाउ वीडी भी अब कंप्रेशन जोन के लिए 25% प्लेन बार का बढ़ा देते हैं। तो टेंशन से 25% ज़्यादा होता है कंप्रेशन में, और प्लेन बार से HYSD स्टील में 60% परमिटेड टाउ वीडी होता है। ये सब बातें किसके बारे में हो रही हैं? टाउ वीडी, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस कितना लेना है, टेंशन में की वैल्यू और प्लेन बार की वैल्यू कोड में दी हुई है। अपने को कंप्रेशन में यही वैल्यू को 25% बढ़ा देना है, और HYSD स्टील के लिए
60% बढ़ा देना है। फाई एस की वैल्यू अपने को कितनी लेनी है, अपनी 0.87 FY। अब हमको क्या करना है कि जरूरी है कि अपना कंक्रीट और इसके बीच में, आपका स्टील के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो पहला, प्लेन बार की जगह हम क्या करेंगे, डिफॉर्म बार का यूज करेंगे, HYST स्टील का करेंगे तो 60% आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। छोटे डायमीटर के बार यूज करेंगे, क्योंकि ये छोटा डायमीटर का बार है और बड़े डायमीटर का बार है, तो इसका सरफेस सेम क्वांटिटी लें। यदि स्टील की क्वांटिटी सेम हो जितना हमको डालना है, तो छोटे बार का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतनी ही क्वांटिटी के लिए, इसका कम होता है। तो हम क्या करें, ज़्यादा नंबर के बार प्रोवाइड करेंगे और उनका डायमीटर कम रहेगा। कंक्रीट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD जो है 0.16 FC के और आपका 2/3 के बराबर होता है। तो कंक्रीट का ग्रेड बढ़ेगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। कवर को प्रोवाइड करेंगे, यदि कवर की थिकनेस बढ़ाएंगे तो हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसके अलावा हम क्या करते हैं, प्लेन बार के केस में मेनली हम क्या करते हैं, हुक्स प्रोवाइड करते हैं, या तो बेंड प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज हुक्स प्रोवाइड करते हैं। हुक्स से हमारी एंकरेज लेंथ बढ़ जाती है। कई बार हम मैकेनिकल तरीके अपनाते हैं, स्ट्रप्स को यूज करते हैं, स्ट्रप्स के बीच में आप स्पेसिंग को कम कर देते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि कभी भी जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है या जो भी आपका बार है, उसको आपको टेंशन जोन में नहीं छोड़ना है। जैसे स्टेयर केस होती है, तो स्टेयर केस में यदि स्लैब में नीचे टेंशन है और ऊपर कंप्रेशन रहता है, ये हमारी वेस्ट स्लैब है, तो यहाँ पे हमको नीचे टेंशन में ना ले जाके इस बार को कहाँ करते हैं, यहाँ से बेंड कर देते हैं। तो किसी भी बार को हमको कहाँ पे छोड़ना है, जाके आगे जाके कंप्रेशन जोन में छोड़ना है। अब आपको सर्कुलर बार के लिए तो ये हमको ये क्राइटेरिया ध्यान रखना है, लेकिन डेवलपमेंट लेंथ जो है, यदि हमारा बार सर्कुलर की जगह रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन है, तो इनके जो एजेज होती हैं और कंक्रीट, इनके बीच में क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर हमको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्या करते हैं, एंकरिंग बार इन टेंशन। तो आपका यदि हमारे HYSD बार हैं, तो इनको टेफॉन बार में भी यूज विदाउट एंड एंकरेज। यहाँ पे आपको एंड, यदि उनकी डेवलपमेंट HYSD बार हैं, तो हमको उनको हुक या बेंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हमको सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ बढ़ रही है, तो ये हुक्स कब प्रोवाइड करने हैं, प्लेन बार के लिए प्रोवाइड करना जरूरी है। तो हुक्स शुड नॉर्मली प्रोवाइडेड किसके लिए, प्लेन बार के लिए। HYSD बार के लिए यदि हमको सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ मिल रही है, तो हुक प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ईच बेंड के लिए यदि हमारा 45 डिग्री का बेंड है, 45 डिग्री का यहाँ से हर बार बेंड है, यहाँ पे जो एंगल है एक बार चेंज हुआ है ये 45 का, फिर यहाँ पे भी चेंज हुआ 45 का, तो पूरा हो गया आपका 90 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए हमको एंकरेज वैल्यू मिल जाती है 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। अब यदि 45 मिला के हम 45 का बेंड लिया तो 45 हो जाएगा, फिर 90 डिग्री का बेंड लिया तो हमको 85 की डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज वैल्यू मिल जाएगी। 135 डिग्री का बेंड है हमारा, तो हमको 12.5 की एंकरेज वैल्यू मिल जाएगी। और यदि हम कंप्लीट यू टाइप का बेंड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी एंकरेज वैल्यू 45 से
45 का मल्टीप्लाइड करेंगे, ईच 45 डिग्री के लिए 4 5, तो 180 डिग्री के लिए हो जाती है आपकी 16 5। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लेनी है। तो यू लिखा हुआ है कि एंकरेज वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड यू शुड बी शैल बी टेकन 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर बार। एंकरेज वैल्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90 डिग्री के लिए 85 और स्टैंडर्ड यू हो, इसमें टर्न कितना हो गया 180 डिग्री, तो इसके लिए वैल्यू हो जाती है 16 टाइम। अब यहाँ पर ये भी बताया है कि ये जो आप जब आप इसको बेंड करें तो इसकी रेडियस ऑफ कितनी रहेगी, रेडियस रहती है k टाइम्स ऑफ 5, k टाइम्स ऑफ 5। अब k का मतलब यहाँ है प्लेन, जो अपनी माइल्ड स्टील बार डक्टाइल होती है तो इसको आप ज़्यादा मोड़ दे सकते हैं, ज़्यादा टर्न दे सकते हैं, तो इसकी वैल्यू रहती है 25। मतलब k इज इक्वल टू, इसकी रेडियस लेंगे, यदि 12 mm का बार है तो आपकी 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 14 mm, 24 mm का रेडियस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारी HYSD बार है तो इसकी रेडियस हमको रखनी पड़ेगी 4 5, k की वैल्यू होती है आपकी 4, तो ये आ जाएगी 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 40 mm की रेडियस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब हमको क्या जरूरत पड़ती है कि जब बीम होता है या कॉलम होते हैं तो इनमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर इनकी लेंथ कम पड़ जाती है, तो हमको एडिशनल लेंथ प्रोवाइड करने के लिए इनकी स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग मतलब इनको जोड़ते हैं अपन, तो इसको स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन द बार्स आर एक्सटेंडेड बिहाइंड देयर। यदि हमारे पास 20 फीट का बार है और हमको 30 फीट का बीम डालना है तो यहाँ पे हमको स्प्लाइसिंग करने की ज़रूरत रहेगी। अब स्प्लाइसिंग के क्या क्या तरीके हैं, लैपिंग ऑफ बार, मतलब एक बार के ऊपर दूसरे बार को अपन ने यहाँ पे ये हो गई लैपिंग ऑफ बार। यहाँ पर स्ट्रप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं स्ट्रप्स एट स्प्लाइसिंग लोकेशन। स्टैगर्ड स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, मतलब आमने सामने ना हो, मैकेनिकल कनेक्शन बना सकते हैं। इसके अलावा वेल्डिंग भी कर सकते हैं, बट वेल्डिंग में, और अपनी लैप वेल्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जहाँ पर आप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, वेयर स्प्लाइसिंग आर प्रोवाइडेड, तो आपको ये देखना है कि आपको स्प्लाइसिंग स्टैगर्ड होनी चाहिए। स्प्लाइसिंग होना चाहिए स्टैगर्ड, मतलब आमने सामने नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर जैसे पॉइंट लोड हो या यूडीएल हो, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर होता है, सेंटर में। तो सेंटर में आपको स्प्लाइसिंग नहीं करनी है, वहीं पर स्प्लाइसिंग करनी है जहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका 50% से ज़्यादा हो। तो आपको क्या करना है कि आपका ये क्वेश्चन आए तो आपको स्प्लाइसिंग मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है वहाँ पर ना करके जहाँ पर हमको 50% मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल है वहाँ पर ही स्प्लाइसिंग करनी है। दूसरा क्या करना है कि जितने हमारे पास बंडल्ड बार हैं, बहुत सारे बार को एक साथ ले जा रहे हैं, तो 4 बार हैं, तो आपको उनमें से आधे से ज़्यादा बार की एक सेक्शन पर स्प्लाइसिंग नहीं करनी है। मतलब 2 बार को एक जगह करेंगे, आगे जाके दूसरे बारों को दूसरी जगह करेंगे। फिर लैप स्प्लाइस करने के लिए हमको कितनी लेंथ प्रोवाइड करनी है, तो पहला जो क्लॉज दिया है कोड में कि लैप स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार लार्जर देन 36 mm। तो स्प्लाइसिंग के लिए अपना 36.5 बार हैं, उनसे ज़्यादा यदि इनका डायमीटर है तो लैप स्प्लाइसिंग नहीं करेंगे। इसके लिए हमको वेल्डिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी किसी तरह से हमको परमिटेड है, लैप स्प्लाइसिंग करना परमिटेड है, तो हम यहाँ पर जहाँ पर स्प्लाइसिंग कर रहे हैं वहाँ पर हमको एडिशनल स्पाइरल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दूसरा अपना स्टैगर्ड कब बोलते हैं, लैप स्प्लाइसेस शैल बी कंसीडर्ड एज स्टैगर्ड इफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द स्प्लाइसेज इज नॉट लेस देन 1.3 टाइम्स ऑफ द लेंथ कैलकुलेटेड। जब इनके बीच में
जो डेंस लैप लेंथ कैलकुलेट करेंगे उसकी 1.3 टाइम से ज़्यादा डिस्टेंस होगी, तब बोलेंगे कि ये हमारे स्टेगर्ड हैं। अब लैप लेंथ में हम एंकरेज वैल्यू को भी लेते हैं, जो हम बेंड प्रोवाइड करते हैं उसको भी शामिल कर लेते हैं। यू टाइप हुक के लिए 16.5 ले लेंगे। लैप लेंथ इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक बार फॉर फ्लेक्सुरल टेंशन। फ्लेक्सुरल टेंशन का मतलब और डायरेक्ट टेंशन का दो अलग अलग होते हैं। जब हम बीम में ट्रांसवर्स लोड प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर होता है फ्लेक्सर टेंशन। तो यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड रहते हैं वो रहते हैं बेंडिंग टेंशन में। बेंडिंग, फ्लेक्सर मीन्स बेंडिंग। बेंडिंग टेंशन के केस में हमारा ये वैल्यू कितना, हमको लैप लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालेंगे, 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। और दूसरा क्या निकालेंगे अपना 35 4 टाउ। इन दोनों में से ज़्यादा होगी वही हमारी डेवलपमेंट एंकरेज वैल्यू, वही हमारी क्या हो जाएगी, आपकी डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड। अब यही केस किसका हो जाता है, डायरेक्ट टेंशन का। यहाँ पर कोई बीम या कॉलम है और इसमें हमारा टेंशन हो रहा है किसी मेंबर में, ये कहलाएगा डायरेक्ट टेंशन। ऐसे केस में हमारा जो स्प्लाइस प्रोवाइड करेंगे उसकी लेंथ जो रहेगी, लैप लेंथ रहेगी, वो रहेगी LD या 35। तीसरा जो अपना रहेगा तो ये आपका हो गया है बेंडिंग टेंशन के लिए LD और 35, जबकि डायरेक्ट टेंशन के लिए हो जाएगा 2LD और 35। अब जब लैप लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो आगे फिगर में देखेंगे कि जो स्ट्रेट एक बार के ऊपर दूसरे बार इसको अपन लैप ओवरलैप करते हैं तो उसके बीच में जो स्ट्रेट पोर्शन होता है उसकी लंबाई 15.5 या 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब यही बात हम किसके लिए करते हैं कि हमारा कंप्रेशन के लिए। अब हम लैपिंग कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं और हमारा मेंबर क्या है, स्टील है कंप्रेशन में, तब हमारी जो स्प्लाइसिंग करेंगे उसकी लंबाई रहेगी आपकी 24.5 या LD डेवलपमेंट लेंथ। इन दोनों में जो ज़्यादा हो, विच एवर इज मोर। तीसरा अपना रहेगा आपका कि लैप लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यदि हमारे डिफरेंट डायमीटर के बार हैं तो हम किसके आधार पर करेंगे कि जो हमारा बार का डायमीटर कम होगा, और 5 की वैल्यू हम 5 मिनिमम पुटअप करेंगे। अब ये फिगर के द्वारा समझाया हुआ है कि ये हमारा जब आपका 5 जो है लैप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो जो बार हैं उनके साइज 36 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेट लेंथ का क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक एक बार के ऊपर दूसरा बार ओवरलैप किया है तो ये जो स्ट्रेट लेंथ होना चाहिए 15.5 और 200 mm दोनों में से जो ज़्यादा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर चाहे कॉलम हो चाहे बीम हो तो यहाँ पर ये जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो स्लोप रहता है 1/6 का। अब स्टेगर्ड स्प्लाइसिंग कब बोलेंगे कि एक बार यहाँ पर स्प्लाइसिंग की गई है, एक बार यहाँ पर है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यदि 1.3 L डेवलपमेंट ले, इससे यदि ज़्यादा है तो आपका स्टेगर्ड कहलाएगा, अदरवाइज आपका आमने सामने वाला कहलाएगा। यदि स्टफ्स प्रोवाइड करेंगे तो स्टफ्स प्रोवाइड करने की स्पेसिंग रहेगी अपनी 200 mm सेंटर टू सेंटर, और यदि हम 36 mm से ज़्यादा के बार स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तब हम 6 mm के स्पाइरल्स का यूज करेंगे और उनकी जो पिच रहेगी, ये पिच जो है वो आपकी 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 mm रखेंगे। अब जब हम
जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से हमने टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। और इस पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, COP, थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट। इसका मतलब क्या है? थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट फॉर ए फ्लेक्सुरल मेंबर इज दैट पॉइंट behind which it is theoretically no longer needed to resist the design movement। इसके आगे अब हमको डिजाइन मूवमेंट रजिस्ट करने के लिए रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट। फिर भी हम जब स्टील प्रोवाइड करते हैं तो स्टील को यहाँ से कट नहीं करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, स्टील को आगे बढ़ा देते हैं। तो इस बार को एक्सटेंशन, तो TOC से हमको थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट से हमको कितना बार को एक्सटेंड करना है, तो इसके बारे में कोड में प्रोविजन दिया है। एक्सटेंडेड लेंथ को बोलते हैं LA। ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा होना चाहिए। बीम की जितनी, बीम या स्लैब की जितनी इफेक्टिव डेप्थ है उससे ज़्यादा हमको बार को थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट से आगे बढ़ाना है। और दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि ये 12 से ज़्यादा होना चाहिए। इन दोनों में से जो वैल्यू आएगी उससे हम इस बार को एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी कम पड़ गई है और बीम हमारा क्या है, फेल हो गया है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया इकोनॉमिकल ऑप्शन है कि हम अपने पतले वाले बार को यूज करें और उनकी संख्या को बढ़ा दें, जिससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया। एक बात और अपने को बताना भूल गए हैं कि यदि हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना है तो उसके लिए टेस्ट पूछा जाए तो उसको बोलते हैं पुल आउट टेस्ट। पुल आउट टेस्ट, पुल आउट टेस्ट में एक हमारा कंक्रीट का ब्लॉक रहता है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टील का बार प्रोवाइड कर देते हैं। तो स्टील और कंक्रीट का ये सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया है, यहाँ पे तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। और इस बार को हम पुल करेंगे, तो पुल करने से P डिवाइडेड बाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन दोनों बॉन्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया और टेंसाइल लोड मल्टीप्लाइड बाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों को इक्वल कर देंगे, या ये हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी होना चाहिए कि ये बाहर ना निकले, खींचने पर बाहर ना निकले, टूट जाए, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पुल आउट टेस्ट। तो पुल आउट टेस्ट के द्वारा हम बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। नेक्स्ट हो गया अपना द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज इफेक्टेड बाय। स्टील की प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करेगी। HYSD स्टील के लिए इसमें हमारा 60% बढ़ जाता है, जबकि माइल्ड स्टील के लिए कम रहता है। कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट श्रिंक करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इससे हमारा क्या है, तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमको याद करके जाना ही है। और टाउ BD निकालने के लिए टाउ BD हमको दिया है और हमको डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है। डेवलपमेंट लेंथ प्लेन बार की होती है आपकी LD इज इक्वल टू 5 सिग्मा S डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ SB इज द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस, यहाँ पर टाउ BD क्या बन गया है अपना SB ऑन द बार ऑफ डायमीटर D, तो यहाँ फाई क्या बन गया है D, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस T, तो जो अपना सिग्मा ST था वो बन गया T। द लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट L, मतलब LD जो डेवलपमेंट लेंथ बन गई L, तो L बराबर हो जाएगा फाई की जगह D और इसकी जगह हो जाएगा SB, फाई S की जगह SB।
डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। हाँ नहीं, ये क्या हो जाएगा, डी क्या होता है, 5 सिग्मा एस, सिग्मा एस की जगह हो जाएगा टी 5, तो डी टी अपॉन 4 टाउ वी डी की जगह हो जाएगा एस पी। तो सिर्फ नाम बदल दिए हैं और नाम को देख के अपना फॉर्मूला सेम है कि एल बराबर डी टी अपॉन 4 एस बी, यही फॉर्मूला है। एल डी बराबर 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी, सिर्फ नाम बदल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when reinforcement bar are in compression in RCC member, the value of bond stress in compression can be increased by। तो टाउ बी डी की वैल्यू टेंशन की जितनी होती है उसको हम कंप्रेशन में क्या करते हैं, टेंशन में टेंशन की वैल्यू को हम 25% बढ़ा देते हैं। तो ये कंप्रेशन की वैल्यू टेंशन की वैल्यू से 25% ज़्यादा होती है। एंकरेज वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शैल बी, यू टाइप 45 डिग्री पर हमको 4-5 की एंकरेज वैल्यू मिलती है। यू टाइप हुक जो रहता है उसमें बेंड हो जाता है 180 डिग्री का, इसलिए ये वैल्यू हो जाती है 4-5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16-5। तो हमको कितना लेना है, 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। फॉर M150 मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस की टेबल नहीं दी हुई है कोड में, जो पुराना क्वेश्चन है तो अपना ही रहती है। लोकल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू अपने को आंसर देना है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको हम दे सकते हैं 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस M20 ग्रेड कंक्रीट, वैसे तो हमको याद रखना चाहिए कि M20 के लिए 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, यदि भूल जाते हैं तो अपने को 0.16 FCK की जगह 20 और इसके पावर अपने को 0.2 या 2/3 रखना है, तो ये अपना 1.19 करीब आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा अपना 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन लिमिट स्टेट डिजाइन द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ द डिफॉर्म टाउ वी डी की वैल्यू पूछ रहे हैं, और टाउ वी डी हमको जो लेना है इज मोर देन प्लेन बार। प्लेन बार के लिए जितनी वैल्यू लेते हैं वो IS 456 आपका 2000 में आ गई है, 60% बढ़ा देते हैं, जबकि यहाँ पर लेना है आपको 456 2000 में 60% इंक्रीज करते हैं, और 456 1978 ये 2000 और ये है आपका 78 में, यहाँ पर हमारा ये 40% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए बार ऑफ माइल्ड स्टील बार, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि माइल्ड स्टील बार लिखा हुआ है HYST, तो इस रेडियस को पूछा गया है, तो ये जो K की वैल्यू रहती है यहाँ पर माइल्ड स्टील के लिए 2, रेडियस ऑफ बार रहती है आपकी ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार। यही क्वेश्चन यदि हमारा HYST बार के लिए होता तो ये वैल्यू हो जाती 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। ये किसके लिए, HYST के लिए, ये माइल्ड स्टील के लिए। इन द एंकरेज वैल्यू ऑफ ए हुक इज एज्यूम 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार इफ द एंगल ऑफ बेंड से लिखा हुआ है कि 16 टाइम्स होती है, तो यहाँ पे कोड में दिया है 45 डिग्री है, लेकिन साथ में ये भी दिया है कि किसी भी हालत में एंकरेज वैल्यू 16.5 से ज़्यादा नहीं होगी, तो बेंड चाहे आपका 30 डिग्री का हो, 40 डिग्री का हो, 45, तो ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं। 16 टाइम्स से ज़्यादा हमको लेना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए लैप इन कंप्रेशन, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें कि लैप लेंथ निकालना है तो यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ज़रूरत पड़ेगी LD डेवलपमेंट लेंथ, और दूसरा कोड का प्रोविज़न। तो LD जो है वो हमारी क्या रहेगी, LD किसके बराबर होती है, बार डायमीटर 5 मल्टीप्लाइड बाई परमिसिबल स्ट्रेस इन बार सिग्मा S डिवाइडेड बाई, अब कंप्रेशन के लिए
4 टाउ BD को क्या करते हैं 25% बढ़ा देते हैं। 25% बढ़ाने का मतलब हो गया 1.25 से मल्टीप्लाइड किया तो ये वैल्यू हो जाती है 5 टाउ BD। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, उन्होंने तो ये दे दिया है, तो ये कितनी रहेगी कंप्रेशन के लिए 5 टाइम्स द बॉन्ड स्ट्रेस। और आपका ये हो गई आपकी LD, और साथ में आपको याद रखना है कि कंप्रेशन के लिए वैल्यू रहती है 24 बार डायमीटर, मतलब 24/5। इन दोनों में से जो ज़्यादा है वही हमारी लैप लेंथ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील बार्स आर जनरली कनेक्टेड टूगेदर टू गेट ग्रेटर लेंथ देन स्टैंडर्ड लेंथ बाई। यदि हमारी स्टैंडर्ड लेंथ से ज़्यादा की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे स्ट्रेट बार की स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, और हुक्ड स्प्लाइस भी बना सकते हैं और डबल स्प्लाइस भी बना सकते हैं। तो स्प्लाइस के ये क्या है तरीके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इफ द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस इज 6 kg per centimeter square for M150 grade concrete, the length of embedment मतलब development length of a bar of diameter D according to IS 456 specification। डेवलपमेंट लेंथ किसके बराबर होती है 5 सिग्मा एस या D सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD। डी यहाँ पर सिग्मा एस है परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस अपना किसके लिए माइल्ड स्टील के लिए होता है, अपना माइल्ड स्टील के लिए होता है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोनों में से एक को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन बेटर रहेगा कि ऐसा यूनिट में किया तो ये आ गया 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ पर टाउ BD 6 kg की जगह क्या हो जाएगी 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैल्यू को पुटअप किया तो ये जो लिखते हैं कि कितना ओवरलैपिंग की जरूरत रहेगी, वो रहेगी अपनी 58D। तो ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू दी हो सिर्फ टाउ BD की वैल्यू रखते ही हमारा ये डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बार्स ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम आर कर्टेल, तो इनकरेक्ट की जगह करेक्ट होना चाहिए आर कर्टेल इफ नॉट रिक्वायर्ड। देखते हैं आर कर्टेल इफ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट। इनको क्या है हमारा यदि जरूरत नहीं है तो उनको हम कर्टेल्ड भी कर देते हैं। आर बेंट अप एट सुइटेबल प्लेसेस टू सर्व एज शियर रीइंफोर्समेंट। इनका बेंट अप भी करते हैं जिससे वो शियर रीइंफोर्समेंट की तरह काम करने लगते हैं। आर बेंट डाउन एट सुइटेबल प्लेसेस टू सर्व एज शियर रीइंफोर्समेंट एट आर मेंटेन एंड बॉटम टू प्रोवाइड एट लीस्ट लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। तो मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट होना चाहिए। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर बेंट अप एट सुइटेबल प्लेसेस टू सर्व एज शियर reinforcement। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इफ द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD दिया हुआ है, टाउ BD इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एज्यूम देन द डेवलपमेंट निकालना है LD फॉर FE 500 HYSD बार। HYSD बार के लिए हमारी ये वैल्यू 60% बढ़ जाएगी, मतलब टाउ BD इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला में रखेंगे 5 की जगह 12 mm के बाहर है। यहाँ पर HYSD के लिए 5 सिग्मा s कितना लेना है अपने को 0.87 FY। 5 सिग्मा s इज इक्वल टू 0.87 FY। यहाँ पे रखा 500 आया और यहाँ पर टेंशन में 4 टाउ BD 60% बढ़ गया है। तो आंसर आ जाएगा इतनी हमको एंकरेज वैल्यू प्रोवाइड करनी है 543.75। इसमें हुक की वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है।
लैप लेंथ इन कंप्रेसर कैन नॉट बी लेस देन, कंप्रेशन के लिए लैप लेंथ LD या 24/5 दोनों में से जो ज़्यादा हो उतनी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे LD तो दिया नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा, लैप लेंथ आपका रहेगी आपकी LD और 24/5 विच एवरेज मोर, विच एवरेज मोर, इन दोनों में से ज़्यादा। LD दिया नहीं है तो अपना आंसर हो जाएगा 24/5। द लैप लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंशन रिइंफोर्समेंट बार इन RCC बीम शुड बी मोर देन, अब किसके लिए पूछा गया है? डायरेक्ट टेंशन रिइंफोर्स, बेंडिंग टेंशन अलग है, डायरेक्ट टेंशन अलग है। कितना लेना है अपने को? डायरेक्ट टेंशन के लिए लेना है 2LD और 2LD 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ और 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, विच एवरेज मोर, दोनों में से जो ज़्यादा। तो फिर थ्योरी में क्या हो जाएगा? ट्वाइस द डेवलपमेंट लेंथ और 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ हाई स्ट्रेंथ FE 415 बार इन कंप्रेशन, तो यहाँ H/SD बार हो गए हैं, तो यहाँ पे 60% बढ़ा देना है। कंप्रेशन में भी 25% बढ़ा देना है। और किसके लिए? M20 के लिए अपने को बॉन्ड स्ट्रेस भी नहीं दिया है, तो याद रहना चाहिए कि 1.2 न्यूटन पर mm²। तो निकाल लेते हैं। LD की वैल्यू होती है 5 सिग्मा S/4 टाउ VD। टाउ VD कितना लेना है? 1.2 MPa फॉर प्लेन बार इन टेंशन। इसको हम 60% बढ़ाएंगे डिफॉर्म बार के लिए, तो आ जाएगा 1.292 न्यूटन पर mm²। इसका भी हमको टाउ VD की वैल्यू 25% बढ़ाना है, तो 4 टाउ VD का हो जाएगा 5 टाउ VD। तो यही फॉर्मूला यदि कंप्रेशन के लिए पूछा जाए तो आंसर देना है 5 सिग्मा S/5 टाउ VD। ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए आंसर क्या आ गया? 36.605। तो ये 19 का डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉन्ड इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, जितनी हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है उतना हमको नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास इकोनॉमिकल ऑप्शन क्या है? तो उसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा कि छोटे छोटे बार प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिनका डायमीटर कम होगा। ऐसे बार पतले पतले बार प्रोवाइड करेंगे, उनकी संख्या बढ़ा देंगे तो क्रॉस सेक्शन तो पूरा मिल जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग स्मॉलर डायमीटर बार मोर इन नंबर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड इन द रीइंफोर्सिंग बार? यहाँ पे ध्यान देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट, लैप स्प्लाइसिंग के 3-4 पॉइंट है, इन सबको याद रखना पड़ेगा। इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार लार्जर देन 30 mm। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होता है कि लैप स्प्लाइस 36 mm से ज़्यादा के बार डायमीटर के बार हैं, तब हमको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर फ्लेक्सुरल टेंशन माने बेंडिंग टेंशन में जब लैप लेंथ लेते हैं तो वो आपकी LD और 35 विच एवरेज ग्रेटर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट टेंशन में लैप लेंथ कितनी लेनी है? 2LD लेनी है, लेकिन यहाँ 24/5 नहीं लेनी है। कितनी लेनी है? 35। इन दोनों में जो ज़्यादा है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर डाटा बहुत सारे हैं, 6-7 डाटा, इनको ध्यान रखना है कि किसके लिए पूछा गया है। फिर फॉर कंप्रेशन मेंबर लैप लेंथ कितनी लेते हैं? LD या 24/5। तो यहाँ पे 35 की जगह क्या लेना है? 24/5। इनमें से दो ज़्यादा हो, तो इस तरह से अपना सिर्फ ऑप्शन बी जो है बचता है, वो क्या है? करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन तैयार कर लेते हैं तो हमारे लैप स्प्लाइस के सभी क्वेश्चंस लगभग तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज फॉर बार ऑफ डायमीटर लार्जर देन 36 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।